नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2000 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए शेष 50 प्रश्नों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 1 से लेके 50 प्रश्नों तक, और इस वीडियो में 51 से लेके 100 नंबर प्रश्नों तक हम उन लोगों सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं लंबी ठंडी रातें, पर्वताकीर्ण घाटी, तीव्र वेग से बहती पवन और स्वच्छ आकाश। तो तापीय विलोमन की या प्रतिलोमन की जो स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी कारक नहीं है वो है आपका तीव्र वेग से बहती हुई वायु। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जेट स्ट्रीम या ओजोन क्षेत्र। तो आपका जो उत्तर है वो है आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का। तो आपको बताते चले कि जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है वो बर्कनीज महोदय ने दिया था, और उस सिद्धांत में उन्होंने जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बताया था। अगला है प्रश्न के निम्न में से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थानीय पवनें दी हुई हैं, दूसरी तरफ वो स्थानीय पवनें किस देश में या क्षेत्र में प्रवाहित होती है उनके बारे में दिया हुआ। तो आप चिनूक आपको मालूम होगा कहाँ पे है, तो चिनूक आपको मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो यह आपका पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, आप आसानी से इसको लगा देंगे डी वाला। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए। ठीक है, ये राज्य दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका फॉन कहाँ पे बहता है, तो आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड प्रवाहित होता है। तो डी और ए का डी और बी का ए, तो डी और ए ये आपका हो गया। और जो शेष बचे हैं हरमट्टन और सिरक्को कहाँ बहते हैं वो आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वृष्टि, समुद्री जलधाराएं, बड़ी नदियों के मुहाने या समुद्रतलीय वनस्पति। तो जो समुद्रतलीय वनस्पति होती है उसकी लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनका प्रभाव पड़ता है वो हमने आपको बताया था इसके पहले कि तापमान, वर्षा, नदियों का स्वच्छ जल, नदियों के मुहाने, वायुदाब, पवन, सागरीय जल की गतियां, ये सभी जो है कारक है जो कि लवणता को प्रभावित करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि मोहो असांतत्य स्थित है, मतलब मोहो डिस्कंटिन्यूटी स्थित है। ऑप्शन दिए हुए निम्न आवरण एवं ऊपरी मेंटल के बीच में, निचले मेंटल या ऊपरी कोर के बीच में, ऊपरी कोर एवं आंतरिक कोर के बीच में, या फिर क्रोड के भीतर। तो आपका जो उत्तर सही है वो है निम्न आवांतर, मतलब कि लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, ये आपका सही हो गया। तो आपको बताते चलें कि जो है इसकी जो खोज की थी वो मोहोरोविसिक ने 1909 में की थी। इसी वजह से इसका नाम मोहो डिस्कंटिन्यूटी पड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलवायु वायुदाब पेटियों के ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है, मतलब कि सीजनल शिफ्टिंग का परिणाम है। ऑप्शन दिए हुए हैं पश्चिमी अनुसमुद्री जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु या गर्म मरुस्थलीय। तो ये है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के वजह से होता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा से दोनों तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है पश्चिमी भागों में पाया जाता है, और यहाँ पे जो वर्षा है वो अधिकांशतः शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे शुष्क रहते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली विकसित होती है। ऑप्शन दिए समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में, असमान संरचना युक्त असमतल क्षेत्र में, समान संरचना युक्त शुष्क क्षेत्र में, या विकृमित उच्चावच वाले क्षेत्र में। तो जो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है या डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो मिलता है आपका समान संरचना वाले समतल क्षेत्र में, मतलब यूनिफॉर्म एरिया में विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वहां पे जो है इस तरह का पैटर्न बनता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है पृथ्वी के आवरण परत से, मेंटल में, क्रोड में या एस्थनोस्फीयर में। तो जो भी होता है इस तरह की प्रक्रिया वो एस्थनोस्फीयर में होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है 2000 के पेपर में।
तो है कि हॉस्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं वलन से, भ्रंशन से, अपरदन से या निक्षेपण से। तो ये जो उत्पन्न होती है वो फॉल्ट की वजह से या भ्रंशन की वजह से होती है। अब आपको बताना है कि जो ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट पर्वत होते हैं वो और जो रिफ्ट वैली बनती है वो उनके जो प्रमुख उदाहरण है पूरी दुनिया में वो कौन कौन से हैं। 3-4 उदाहरण हैं जो कि आपको क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, आपको उनको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। ऑप्शन दिए बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, चूना पत्थर के रूपांतरण से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से और लावा उद्गार से। तो ये होता है आपका बलुआ पत्थर के रूपांतरण से सैंडस्टोन जो है क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है। अब जैसे चूना जो पत्थर है, चूना पत्थर लाइमस्टोन, वो बदलता किसमें, वो संगमरमर में बदलता है। इसी तरह से जो ग्रेनाइट है उसका किसमें परिवर्तन होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि रूसी फेडरेशन में अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। कारण दिया हुआ है कि उसकी कोई भी सीमा रेखा किसी महासागर को स्पर्श नहीं करती है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो ये जो सीमा रेखा स्पर्श नहीं करता है ये तो स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर में आर्कटिक में, पूर्व में जो आपका प्रशांत महासागर है, पश्चिम में आपका कैस्पियन है। तो बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे इनकी सीमाएं जो है टच करती हैं। और रूसी फेडरेशन में अच्छे बंदरगाहों का अभाव है, ये बात सही है आपकी। ठीक है, क्योंकि वो जम जाते हैं ज्यादातर जो बंदरगाह होते हैं जो उत्तरी भाग में है। तो आपका जो विकल्प सही है वो है कि ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम आपको बताते चले कि भारत में सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में केंद्रित है। कारण दिया हुआ कि उक्त क्षेत्रों में सीमेंट की सर्वाधिक मांग है। अब आपको उत्तर चयन करना है कि आबा सही है, आर आ की व्याख्या करता है, या आ रा दोनों सही है लेकिन आर आ की व्याख्या नहीं करता है, या आ सही है परंतु आर गलत है, या आर गलत है या आ सही है। तो आपका जो सही है उत्तर वो है आपका कौन सा सही है, सी नंबर आपका सही है कि ए नंबर पार्ट सही है, बी आपका गलत है। तो भारत में जो सीमेंट कारखाना है तो फिक्स है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, लेकिन जो कारण दिया हुआ कि ये यहाँ पे मांग सर्वाधिक है, तो मांग तो कई क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में लगभग में है, तो ये आपका जो है गलत है। अब इसके बाद जो है आपको बताते चले कि सीमेंट कारखाना जो सबसे पहले जो लगाया गया था वो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है 2000 के पेपर में। कथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है कि विगत वर्षों में भारत की मूल्यानुसार निर्यात संरचना में हीरा जवाहरात का महत्व बहुत बढ़ा है। कारण दिया हो कि भारत में हीरा और बहुमूल्य पत्थरों का उत्खनन बहुत बढ़ा है। तो आपको चयन करना है। तो उत्खनन नहीं बढ़ा है, कारोबार इसलिए बढ़ा है क्योंकि विदेशों से जो हीरे मंगाए जाते हैं उनकी फर्निशिंग और उनके जो है वो काम ज्यादातर गुजरात के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो आपका जो ये कथन है वो सही है, लेकिन आर जो कारण है वो आपका गलत है। तो आपका सी नंबर जो है आपका सही है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक है पर उत्पादकता कम है। कारण दिया कि महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में। तो इसमें भी आपका जो है सी नंबर, बी नंबर सही है कि आपका उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादकता महाराष्ट्र से मतलब अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। तो आपका जो है क्या, ये भी सही है। और महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिलें सहकारी, ये भी सही है। लेकिन जो उत्पादकता महाराष्ट्र में ज़्यादा है उसका कारण महाराष्ट्र में चीनी मिलों का सहकारी होना जरूरी नहीं है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि यहाँ पे जो है ये। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योगों में तमिलनाडु अग्रणी है। कारण दिया हुआ कि सूती वस्त्र का उत्पादन कच्ची सामग्री स्रोत से बाजार की ओर विस्थापित हो रहा है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग तमिलनाडु अग्रणी है, ये आपकी बात जो है सही है। फिर उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग जो है कच्ची सामग्री स्रोत से बाजार की ओर विस्थापित हो रहा है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो पहला कथन दिया हुआ है उसका कारण ये वाला जो है नहीं है। तो आपके दोनों कथन सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो व्याख्या क्या करता है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा रसायन सामग्री आयात निर्यात वाला बंदरगाह है।
ऑप्शन है कोचीन, विशाखापट्टनम, मुंबई, दाहेज। तो जो दाहेज बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, यह रसायन सामग्री के लिए जो केमिकल जो आइटम्स हैं उनके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए विकसित किया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए मुंबई, कलकत्ता, कांडला, नोएडा। तो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो सेंटर नहीं है वो है आपका कौन सा, कलकत्ता नहीं है। और कलकत्ता जो बंदरगाह है आपको मालूम होगा कि ये हुगली नदी के तट पे स्थित एक नदी बंदरगाह है, ना कि समुद्री बंदरगाह। इसको आपको याद रखना है। और इस बंदरगाह के स्थान पर निर्यात प्रसंस्करण का कार्य फाल्टा नामक स्थान से किया जाता है। और ये भी बताते चले कि मुंबई हो गया, कांडला हो गया और नोएडा जो 3 और विकल्प दिए हुए हैं, ये निर्यात प्रसंस्करण बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लुधियाना, मुंबई, तिरुपुर या कोलकाता। तो आपका जो लुधियाना है वो सबसे ज्यादा होजरी का बड़ा केंद्र है, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। ऑप्शन दिए हुए पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी भारत, गंगा मैदान या छत्तीसगढ़। तो जो गंगा का मैदान है उसमें CWG प्रकार की जलवायु मिलती है, जहाँ पर जो मुख्यतः वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है और 75 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि ठंडे माह का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तथा सबसे गर्म माह का जो औसत तापमान है वो हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो मेघालय में है, आप सभी लोगों को मालूम है। और ये भी आपको मालूम होगा कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है कि सरिता अपहरण की अधिक संभावना होगी जब आधार तल ऊंचा होगा, आधार तल नीचा होगा, किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल समान होगा, या फिर जो चौथा विकल्प दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या विकल्प दिया हुआ है प्रश्न में। चौथा विकल्प है कि किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। तो अंतर होगा, तो जब जो जल विभाजक होता है, वाटर डिवाइडर होता है, दोनों ओर अगर ढाल प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा है तो वहां पर जल विभाजक की ये सब कंडीशंस होने की वजह से सरिता अपहरण होता है। तो आपका जो डी नंबर विकल्प है वो आपका सही है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि क्रेटर संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं भूकंप से, ज्वालामुखी से, ज्वार भाटा से या भ्रंशन से। तो जो क्रेटर संबंधित है वो आपका है ज्वालामुखी से। और क्रेटर कैसे कॉल्डेरा बनता है ये आपको सोचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती है। ऑप्शन दिए हुए हैं डेविस महोदय, पेंक महोदय, किंग महोदय और किसी में नहीं। तो जो इस तरह से जो समानांतर क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उत्थान और अपर्दन का, जिसमें ये उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, वो सिद्धांत दिया था LC किंग महोदय ने, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक है। किस बात का है? युवावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, वृद्धावस्था का, संप्राय मैदान का। तो यूथ स्टेज का जो है ये इंडिकेटर है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण वाला कि वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती है। कारण दिया हो कि वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है। तो आपके दोनों कथन जो है सही हैं और व्याख्या करते नहीं है, ठीक है। तो आपसे ये क्या पूछा गया है आपको देखना है कि हाँ ये हाँ, तो आपका जो है वृद्धावस्था में नदियां अधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। तो ये आपकी बात सही है, वृद्धावस्था विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती है। तो ये वृद्धावस्था में न होकर कब होती है? प्रौढ़ावस्था में होती है। तो ये आपको कंफर्म करना है कि जो मैक्सिमम मीएंडरिंग होती है वो आपकी मतलब कि वृद्धावस्था में ना होकर के कब होती है? ये ज्यादातर आपकी प्रौढ़ावस्था में या मेच्योर स्टेज में होती है, ठीक है। तो आपका एक कथन जो है वो आपका गलत है और वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त होती है, ये आपका कथन सत्य है, ठीक है। तो आपका जो विकल्प नंबर सही है वो है आपका डी नंबर, ठीक है। तो
आपको जब भी प्रश्न पढ़ना है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कई बार इस तरह से क्या होता है कि हम जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा गया और उत्तर पे टिक लगा देते हैं, जैसा कि अभी हुआ। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। अगला है कि ड्रमलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया है हिमानी अपर्दन से, नदी अपर्दन से, हिमानी निक्षेपण से या नदी निक्षेपण से। तो ये जो होता है वो ग्लेशियर डिपॉजिट लैंडफॉर्म है ड्रमलिन। ठीक है, और इसे जो है क्या कहते हैं, उल्टी नाव की आकृति वाली जो है लैंडफॉर्म कहते हैं, या कटे हुए अंडे के समान दिखने वाली आकृति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पेडरनास्टक झीलें पाई जाती है वायु अपर्दित क्षेत्रों में, सागरी लहरों द्वारा अपर्दित क्षेत्र में, कार्स्ट क्षेत्र में या हिमानी क्षेत्र में। तो ये आपकी पाई जाती है हिमानी अपर्दित क्षेत्र में। ठीक है, पेडरनास्टक झील पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त, या शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त, या उष्णकटिबंधीय वर्षा विहीन जलवायु जिसमें औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, या उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री से अधिक है। तो आपका जो BSW प्रकार का होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। आप स्टेपी जो है स्टेपी S से आप यहाँ पे S याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहां का मौसम कैसा होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, साफ होता है, हल्की वृष्टि होती है, भारी वृष्टि होती है, या आकाश मेघाच्छन्न रहता है और वृष्टि नहीं होती। तो जब भी मध्य भाग गुजरता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का तो वहां पे भारी वृष्टि होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कथन और कारण से संबंधित है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता विपुल है। ऑप्शन दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। तो आपका जो विकल्प है वो पहला आपका सही है कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियलिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर की वो सही है, ज्यादा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है ये भी बात जो है आपकी सही ही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो जल विद्युत होने की क्षमता होने का कारण वहाँ पे नदियों का होना, सतत वाहिनी नदियों का होना है, ना कि वहाँ पे अधिक वर्षा का होना है। तो आपका जो है जो सही है वो ए नंबर कथन सही है, आर जो है उतना सटीक सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है कि पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। ऑप्शन दिए हुए महेंद्रगिरी में, तिरुपति पहाड़ियों में, गोदावरी कृष्णा के मध्य में, या विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में। तो जो सबसे ज्यादा ऊंचाई दिखती है वो आपकी दिखती है विशाखापट्टनम तटवर्ती क्षेत्र में। और दूसरी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर ऊंची, जो कि उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। और जो पूर्वी घाट पे स्थित है जो विशाखापट्टनम चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो 1680 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है कि मैकाल पहाड़ियां वस्तुतः ऑप्शन दिए हुए हैं कि ब्रह्मोत्तर पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, या फिर वलित पहाड़ पर्वत है, या उत्थित पठार के कगार है। तो जो मैकाल जो पहाड़ियां हैं वो आपकी जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उसका ही एक पार्ट है जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है जो कि 1036 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है कि जापान में गहन कृषि से चावल उगाते हैं। कारण दिया हुआ कि जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक है। कायिक घनत्व क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये सही है और कायिक घनत्व अधिक है ये भी बात सही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है कि कायिक घनत्व क्या होता है, आर्थिक घनत्व क्या होता है, पोषणीय घनत्व क्या होता है, समझ रहे हैं, और कृषि घनत्व क्या होता है। इसको आप समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप बताइए कि मिस्र कपास उत्पादक देशों में से एक है। ये कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ कि मिस्र में विस्तृत कृषि पर लावा जनित मिट्टी का विस्तार है। तो मिस्र में क्या लावा जनित मिट्टी का विस्तार है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है
कि पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा आपका असत्य है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कारण दिया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये बात सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में चावल की कृषि होती है। तो दोनों सही हैं, लेकिन पहले कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी नंबर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची में कुछ द्वीप समूह दिए हुए हैं और ये द्वीप समूह किस देश में स्थित है उनके बारे में दिया हुआ है। तो मैनहट्टन जो द्वीप है कहाँ पे है आपको बताना है, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो आप इसको मिला देंगे। अब आपको बताना है कि मैनहट्टन द्वीप पर कौन सा अमेरिका का बड़ा शहर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि जो मुंबई है वो किस द्वीप पे स्थित है। तो इस एक प्रश्न की सहायता से आपके कई प्रश्न साथ में तैयार होते चलेंगे। अब पूछा गया है कि क्वीटो क्या है, तो क्वीटो जो है इक्वेडोर में स्थित है। क्योटो कहाँ पे है, जापान में है। और हांगकांग जो द्वीप समूह है वो आपका चीन का पार्ट है। तो आपका सभी सीक्वेंस है ABCD लग जाएगा, ठीक है, तो आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि नगोया जहाज निर्माण के लिए है, तो सही है। मानचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, ये भी सही है। आनंद जो गुजरात में है वो दुग्ध उद्योग के लिए है, वो भी सही है। लेकिन वाशिंगटन जो है आपका लौह इस्पात से संबंधित नहीं है। अब आपको बताना है कि जो वाशिंगटन शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया में वायु परिवहन की व्यापकता से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ वायु परिवहन अधिक प्रचलित है, यहाँ स्थल परिवहन सुविकसित नहीं है, यहाँ अधिकांश लोग उद्योग व्यापार में संलग्न हैं, यहाँ से वायुयानों द्वारा पुष्पों का निर्यात होता है। तो वायुयान परिवहन से आपको ये है कि यहाँ पे उद्योग व्यापार में अधिकांश लोग संलग्न नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ संलग्न है, तो आपको इसको हटा देना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अशुद्ध इस्पात उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए जापान, संयुक्त राज्य एवं चीन। उसके अलावा यूएस, जापान, चीन, चीन, यूएस, जापान, यूएस, चीन, जापान। तो अगर अवरोही क्रम कहा गया मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की गई, मतलब घटते क्रम में, तो जो सबसे ज्यादा है सबसे पहले कौन सा आपका चीन हो जाएगा, फिर यूएस, फिर उसके बाद जापान। तो आप इस तरह से क्रम में लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम चुनना है। ऑप्शन दिए हैं उच्च अचल, द्रुत वृद्धि, निलंबित वृद्धि, निम्न अचल। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। तो हाई एक्सपेंडिंग स्टेज जिसे कहते हैं, ये आपका उच्च अचल हो गया, ठीक है। तो आपको ये आपको सोचना है, तो पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद निम्न अचल पे जाना है, लो एक्सपेंडिंग स्टेज आएगा, तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपके जहाँ पे इस तरह से मिल रहे हैं वो आपको मिला देना है। बीच के दो क्या है ये आपको सोचना है, ये आपको इसका इंग्लिश वर्जन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, आपको वर्ष बता दे रहे हैं 1929, किसने दिया है वो आपको मुझे बताना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देने वाले, उनका नाम था नोटेनस्टीन। उन्होंने कब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो विकल्प ये है वो आपका हो गया, और इससे जुड़े और भी क्या प्रश्न हो सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विद्युत ग्रह सुपर थर्मल कोट का है। ऑप्शन दिए हुए दाभोल, नाप्था झाकड़ी, शक्तिनगर और कैगा। तो जो ये कैगा है ये आपका जो है न्यूक्लियर प्लांट है जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब आपको बताते चले कि जो शक्तिनगर है ये किस राज्य में है, दाभोल किस राज्य में है और नाप्था झाकड़ी किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है।
अगला प्रश्न है कि भारत में यौन अनुपात सर्वाधिक असंतुलित रहा है। ऑप्शन दिए हैं 1971 की जनगणना में, 1991 की जनगणना में, 1901 की जनगणना में या 1981 की जनगणना में। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है और इससे ये अभी तक के आंकड़े को देखते हुए करना है, क्योंकि ये जो है आपका पेपर सन 2000 का बना है और 2001 में जनगणना हुई, फिर 2011 में हुई। तो मतलब कि आपसे जब प्रश्न पूछा गया तब तक 1991 की जनगणना की बात हुई थी। अब आपको यहाँ पे कंसीडर करना है 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, उसको सोचते हुए तब जो है आपको बताना है कि जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस कब रहा है, किस दशक में रहा है, किस सेंसस की जनगणना उसमें पार्ट में रहा। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये आप अभी सोच लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपको देखना है कि सरदार सरोवर परियोजना का विरोध सबसे बड़ा कारण क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास, दूसरा है विशाल वन क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का जलमग्न होना, मत्स्य आखेट समाप्त होने की आशंका। तो यही था रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। विस्थापितों का असंतोषप्रद जो है पुनर्वास, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब आपको बताना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस राज्य के किस जिले में स्थित है, किस नदी पे स्थित है, और इसके अलावा आपको बताना है कि इसके जो विरोध करने वाले जो प्रमुख जो व्यक्ति थे कौन कौन से थे, उनका आपने नाम सुना होगा, आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन दिए हुए हैं भारी मात्रा में जल विद्युत उत्पादन, विशाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि, उत्तरांचल में पेयजल की समस्या का निराकरण। तो सबसे पहले प्रश्न यही है कि उत्तरांचल, तो उत्तरांचल कब उत्तराखंड बना वो आपको सोचना है, किस वर्ष बना वो आपको बताना है। दूसरा आपका जो उत्तर सही है वो है कि हाई क्वांटिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव था। अब उसके बाद जो है आपसे टिहरी बांध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस नदी के संगम पे स्थित है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि आस्था नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई, मतलब 100 करोड़ हो गई। कब हुई? 15 अगस्त 1999, 11 जनवरी 2000 को, 1 अप्रैल 2000 को, 11 मई 2000 को। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 11 मई 2000 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही आपको जो है सुमेलित करना है। एक तरफ विद्युत ग्रह दिए हुए, दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिलाना है इनको। तो आपका जो कोरबा है वो कहाँ पे हो सकता है, आपको सोचना है। कहलगांव कहाँ है, वक्रेश्वर कहाँ है, और दाभोल। तो आपको सबसे पहले जैसे आपको मिलाना है तो दाभोल आपको देख लेना है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो डी का आप सी देख लीजिए, डी का सी कहीं है, ये देखिए है, तो आप इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। आप जब मिलाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। आपके 5 प्रश्न शायद शेष बचे हुए हैं, 5 प्रश्न बचे हुए हैं। अब उसके बाद आपका प्रश्न है कि भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थित है। ऑप्शन दिए हैं जामनगर में, मथुरा में, कोचीन में या विशाखापट्टनम में। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका है जामनगर में, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल विरंजन परिणाम है, मतलब कोरल ब्लीचिंग रिजल्ट है, किस चीज का है? गर्म सामुद्रिक धाराओं का, विश्व के बढ़ते तापमान का, समुद्री जल प्रदूषण का, सामुद्रिक जल की लवणता में वृद्धि का। तो जो आपका है ये है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि समुद्र जल पर पौधों एवं जंतुओं के अवशेष पंख के निक्षेप को कहते हैं। ऑप्शन दिया है पेलेजिक निक्षेप, नेरेटिक निक्षेप, तटीय निक्षेप या लाल मृत्तिका। तो इसे कहते हैं नेरेटिक निक्षेप, ठीक है। अंतिम जो प्रश्न इस वीडियो का है वो है कि ज्वार के प्रगतिशील लहर या प्रोग्रेसिव वेव थियरी के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ आइजैक न्यूटन, हैरिस, वेबल और एरी। तो प्रगतिशील लहर सिद्धांत जो दिया था विलियम वेबल ने दिया था, ये आपको रट लेना है। और ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी जितने भी सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन महोदय जो थे उन्होंने संतुलन सिद्धांत दिया, उसके अलावा हैरिस महोदय ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत, वेबल आपको बता चुके हैं प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, और एरी ने नहर सिद्धांत दिया था। तो उम्मीद है
कि इस वीडियो से आप 50 प्रश्नों से उनकी व्याख्या देखी। उसके अलावा क्या आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बन सकते हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया। जब हम लोग लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें आपको ढंग से पूरा A to Z सही से बताया जाएगा। यहाँ पे केवल हमारा उद्देश्य है कि पेपर को सॉल्व करके उसके पैटर्न को पहचानना और आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है उसको आइडेंटिफाई करना, जिससे कि आप रिपीटेड बार जो है किताबों को पढ़ने से बच सके और जो नहीं आता है उसको आप पढ़ सके। अब जो है इसके बाद आपने देखा कि सन 2016 से लेके अब तक 2000 तक जितने भी पीजीटी के पेपर्स रहे उनके बारे में आपको बताया गया। सभी पेपर्स जो है सॉल्व फॉर्म में यूट्यूब पे अपलोड है इसी चैनल पे। इसके अलावा यूपी टीजीटी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सन 2016 से लेके अब तक, मतलब कि 2000 तक, तो वो भी आपके जो ज्योग्राफी पार्ट है वो अपलोडेड है। तो आप उससे जाके ज्योग्राफी से टीजीटी पीजीटी संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको इस पूरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे, देखते हैं कि कौन सी श्रृंखला करते हैं। धन्यवाद।